कैमरे की 90% कैमरे की तरफ लाइव चल रही है, डायरेक्ट लाइव हो रहा है और ये 4 से चल रही है एक साथ। नमस्कार। संस्कार ध्वनि से शुरू हुए चर्चा चौकसे के प्लेटफॉर्म पर विशेष कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच पर लगातार एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं और लगभग 2.5 महीने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। लगातार हम चल रहे हैं आप सभी के सहयोग से। आज हमारे मंच पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। शिक्षक को आमतौर पर लोग सामान्य मानते हैं। एक संवाद धनानंद और चाणक्य का है जिसमें धनानंद ने चाणक्य को एक साधारण शिक्षक बोलकर बोलते हैं कि साधारण शिक्षक और इतना घमंड। तब चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता है, साधारण नहीं होता है। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। और एक बात और कही कि अगर शिक्षक में सामर्थ्य होगा तो अपना वित्त पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण वह स्वयं कर लेगा। और चाणक्य ने यह कर दिखाया, चंद्रगुप्त को महाराजा बनाकर वित्त पोषण करने वाले सम्राट का निर्माण कभी कर दिया और एक राजा का निर्माण भी कर दिया। तो ऐसा होता है शिक्षक। और शिक्षक जगत से जुड़ी हुई आज हमारे बीच में पलक तिवारी गायकवाड़, वो 3 स्कूलों को मैनेज कर रही हैं, डायरेक्टर हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक होने के नाते कैसी कल्पना होती है, संकल्पना होती है किसी शहर की, किसी शहर के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षक की दृष्टि समग्र होती है और वही भविष्य का निर्माण करता है, बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर, बेहतर ज्ञान देकर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विचार मंच पर। और हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षक हैं, तो आपके मन में क्या संकल्पना है कि हमारा शहर कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा अपने आप में एक संपूर्ण दृष्टि रखती है। मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि हम संस्कार धानी के वासी हैं, तो और छोटे छोटे बच्चों से जब बच्चा 17-18 साल का हो जाता है, वहाँ तक की जिम्मेदारी एक स्कूली शिक्षक की होती है। तो मैं मानती हूँ कि बच्चा हमारे पास जब आता है तो वो एक कोरे कागज़ का के रूप में आता है। हम उस पर जो चाहें, जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। पर मेरी कल्पना में शिक्षा सिर्फ बुक्स को पढ़ना नहीं है। मैं मार्कशीट्स को शिक्षा नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है यदि हम बच्चों को किस प्रकार से जीवन जीना है और जीवन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अपना के रखनी है, और जैसे कहा गया कि संस्कार धानी के वासी हैं, तो वो ऐसे क्या संस्कार हैं जो हम एज अ शिक्षक, हम एज अ पेरेंट और हम एज अ नागरिक हमें अपने बच्चों में स्थापित करनी होंगी, ताकि संस्कार धानी का नाम रोशन इसी तरीके से आगे की जनरेशन में भी हम पास ऑन कर पाएँ। ऐसा मेरा शिक्षा का विचार है। अब शिक्षा से होता यह है कि हम स्कूल भेज देते हैं और सोचते हैं कि बच्चा सब कुछ सीख जाएगा, मार्क्स अच्छे ले आएगा और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयार करते हैं। पर सच्चाई ये है कि अभी हमारे आसपास इतने सक्सेसफुल लोग हैं, दुनिया को सक्सेसफुल लोगों की अब ज़रूरत नहीं है, दुनिया को अच्छे इंसान की ज़रूरत है। अब हम अच्छा इंसान बनाने में कितनी मेहनत और क्या खर्च करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जो मेरे गुरु हैं, मैं कई बार वो मेरे से कहते हैं कि गले के नीचे तो हम सब बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर गले के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसी की दुनिया होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम, क्योंकि संस्कार धानी मैं कह रही हूँ बार बार ये शब्द, क्योंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है मेरे जीवन पे। जब मैंने शिक्षा जगत में कदम रखा था तब ऐसा विचार नहीं था, पर शायद यहाँ की वाइब्स ये ऐसी हैं कि मैं थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़ गई। कहीं ना कहीं
मुझे ऐसी बहुत नीड लगती है कि संस्कारों का जो योगदान है इस शहर के लिए, वो हमारे बच्चों को हमें हेरिटेज के रूप में गिफ्ट ज़रूर करना चाहिए। यदि हम वो नहीं गिफ्ट कर पाए तो समझ लीजिए जबलपुर से निकले हुए हर बच्चे की कहानी ऐसी होनी चाहिए कि अगर जबलपुर का इंसान है, जबलपुर का बच्चा है, तो वो अच्छा इंसान ज़रूर होगा, वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव होगा नेचर में, यानी कि छल कपट ऐसी चीज़ें उसके अंदर नहीं होंगी, और वो इंसान ईमानदारी, दूसरों को सहयोग करने वाला, जलन की भावना नहीं रखने वाला, दूसरों की काबिलियत को उस नज़र से देखने वाला होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। एक और किस्सा है जो मैं अपने गुरु से ही सीखती हूँ। तो जब हमने उनके पैर छुए तो उन्होंने कहा कि खूब सार्थक हो जीवन में, सफल तो तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे पर सार्थक रहे तुम्हारा जीवन और तुम लोगों के लिए सार्थक बनो, ये हमारी कामना है। उस दिन मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? हमेशा लोग कहते हैं सफल हो, तुम्हारी आयु बहुत लंबी हो, तो वो कहते हैं ये सब तो ईश्वर के हाथ में है, हम तुम्हें गुरु के रूप में सिर्फ एक आशीर्वाद दे सकते हैं कि तुम्हारी जो नॉलेज है वो तुम ठीक रूप में उपयोग भी कर पाओ। अदरवाइज तो देखिए किताबें, आजकल तो किताबें भी लोग नहीं पढ़ते हैं। शिक्षा को हमने सिर्फ स्कूल और कॉलेज में सिर्फ टेक्स्ट बुक में बांध दिया है, पर मैं जैसा खुद पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, हर एक लाइन को जीती हूँ। वो मेरी, चाहे मैं एक दिन में सिर्फ एक पन्ना पढ़ पाऊँ, पर जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसको जीती हूँ। यदि लिखा है नदी के किनारे तो मैं वो इमेजिन कर लेती हूँ, और इसीलिए शायद मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों के अंदर अभी से बहुत छोटेपन से डालनी होंगी, ताकि संस्कारधानी का नाम रोशन कर पाएँ और ये भी सोच पाएँ कि हम अच्छा इंसान बनाएं। देखिए, गुड सिटीज़न डेवलप करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है शिक्षा के लिए, बशर्ते पैसे वाइज बच्चे अच्छा करें। पैसे वाइज हम लोग को जो परवरिश मिली है उससे बेहतर ही हम अपने बच्चों को देते हैं, तो बच्चे स्टेबल लेवल पे ही हैं कहीं ना कहीं। और ये मेरा मानना है कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों का जीवन सार्थक हो, और संस्कारधानी में पूर्ण शक्ति है, क्योंकि मैं देख पाती हूँ सिर्फ यहाँ जातिवाद पे बात नहीं होती ज़्यादा, यहाँ पे लोग एकत्र होकर अच्छे कामों को के लिए प्रयास करते हैं। ये सब चीज़ें एक ऐसी सिटी में मिलना, और नर्मदा का तो हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद देते ही हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे लिए करना बहुत बहुत आवश्यक हैं। और शिक्षा को इस रूप से देखा जाए कि हमारा बच्चा आज नहीं पूरे जीवन में क्या करेगा और किस रूप से अपना जीवन व्यतीत करेगा। मैं अक्सर अपने टॉक्स जब मेरी होती हैं तो मैं उसमें कहती हूँ कि हमें हैप्पी, कॉम्पिटेंट और कंटेंट, यानी बच्चे को सक्षम, खुश और सकारात्मक सोच वाले बच्चे डेवलप करने होंगे। ये आपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की बात की, लेकिन हम फिर से आपको जानना चाहते हैं कि एक बेहतर डेवलप सिटी की परिकल्पना आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए, और आप दो महानगरों से जुड़े हुए हैं, जबलपुर, उन दोनों में क्या अंतर पाते हैं? हम कहाँ हैं अभी, क्या होना चाहिए हमारे शहर के लिए? देखिए, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात बहुत नहीं करती हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है इंसान का जो इवॉल्वमेंट है वो दुकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं आता है। इतने बड़े बड़े विद्वान हुए और वो कोटी है, अपनी एक छोटी सी कुटिया में रह के उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिख दी जो आज भी हम रेफ़र करते हैं तो हमें लगता है कि इनको समझना कठिन है। सो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत महत्व नहीं देती हूँ। हाँ, हमारा जबलपुर और हमारा प्रदेश खूब आगे बढ़े, मैंने इसलिए बच्चों की बात करी क्योंकि ये हमारे नेशन बिल्डर्स हैं, ये हमारा फ्यूचर है। और यदि किसी जगह के लोग अच्छे होते हैं तो वो उस जगह को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने लोगों से। देखिए, आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, हमारी मार्कशीट्स नहीं देखी जा रही, हमारे घर नहीं देखे जा रहे हैं,
हम क्या पहन के आए हैं ये नहीं देखा जा रहा है। हम और आप यहाँ मिले हैं कि हम अपने विचारों को एक दूसरे से रख सकें। हम और आपके विचार किस रूप से मिलते हैं और हम इससे क्या बेहतर कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, एक दूसरे के लिए, शिक्षा जगत में। और भी देखिए, जब हम अच्छी शिक्षा देते हैं तो हम बच्चे को ये भी ज्ञान दे देते हैं कि तुम्हें जिस जगह तुम पैदा हुए हो, जिस जगह तुम रहने वाले हो, उसको हमें कैसा बनाना है। और उसकी परिकल्पना, मुझे ऐसा लगता है, स्वच्छता एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बच्चों को अभी से हमें सिखाना चाहिए। दूसरा कि स्वच्छता से ही जुड़ा है हमारा एनवायरनमेंट। बच्चों को पेड़ पौधों की जानकारी, सिर्फ ऐसा ना सोचें कि पेड़ को लगा देने से हमारा काम हो गया। यदि हम पेड़, एक जो भी फल खाते हैं वो बीज प्रिजर्व करके रखें, उन्हीं बीजों को लगाएं। उस बीज का कहाँ हमें पौधा लगाना चाहिए, उसकी जानकारी, और उसको संरक्षण कैसे किया जाए। यदि हम किसी चीज़ को एक लाइफ के रूप में कि माता पिता ने हमको और आपको कैसे पाला ये बताएंगे, और उसी पेड़ को भी उसको आपको उसी रूप से पालना है, यदि इस थॉट से हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि जबलपुर शहर में अभी से हम वो संस्कार दे पाएंगे और संस्कार से ये आगे चीज़ें कंटिन्यू होती जाएंगी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक क्या आवश्यकता क्या लगती है आपको कि क्या शहर में और क्या आवश्यकता है? देखिए, आवश्यकता है कि अवेयरनेस क्रिएट करें। मैं क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़ी हूँ तो बोलूँगी कि पढ़ने को, जैसा मैंने कहा कि मैं पढ़ती हूँ तो मैं उस चीज़ को जीती हूँ, वो इनकलकेट करें। इस जगह के इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, यदि सिर्फ यहीं के लोगों को पढ़ लेंगे तो हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जबलपुर के बारे में जानकारी दे। जब हम किसी चीज़ के बारे में प्रेम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है। आज के बच्चों को शायद हम बता ही नहीं पाए हैं कि जबलपुर की हिस्ट्री रही क्या है, यहाँ से कितने बड़े बड़े लोगों का संबंध रहा है, चाहे वो हिस्टोरिक हो, चाहे वो लेखन की शैली में हो, सिर्फ हिंदी से नहीं, अलग अलग भाषाओं में भी लोगों ने यहाँ से लिखा है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चों को इसकी अवेयरनेस दें। दूसरा कि यहाँ का उत्थान कैसे होगा, जब सही सोच के बच्चे, देखिए कमियां निकालना, ऐसा मेरा सोचना है, कमियां निकालना कमज़ोरों की निशानी होती है। और शायद मैंने अपने एक भगवद गीता के एपिसोड में कहा भी है ये। तो हम यहाँ सभी बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं और आशा करती हूँ कि बच्चों को भी और बड़े भी साथ में कमियां कम देखेंगे और ये सोचेंगे कि हम एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की ऐसे किस तरीके से सहायता कर सकते हैं कि साथ में रह के, चाहे वो सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे वो एनवायरनमेंट की बात हो, चाहे वो नर्मदा को स्वच्छ रखने की बात हो, इसके लिए हमें किसी एक लीडर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हम हर एक इंसान यहाँ बैठा हुआ और जबलपुर का हर एक इंसान के ऊपर एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ ब्याह के आए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी पूरी ज़िंदगी यहीं रहने वाली है और हमारे और आपके ही एक पुश से ये जगह अच्छी बनेगी। यही भावना के साथ मुझे लगता है अवेयरनेस क्रिएट करें, हम जो कर सकते हैं और उससे एक एक जन जुड़ता जाएगा और जबलपुर का चेहरा बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए बॉम्बे दिल्ली में हो गया और लोग वापस आ रहे हैं, वापस लोग जबलपुर में रहना चाहते हैं, भोपाल में रहना चाहते हैं। अब उनको लगता है कि इतने बड़े घर तो हम वहाँ देख ही नहीं पाते, हम तो एक कमरे के फ्लैट में रहते हैं और मम्मी पापा का घर देखो कितना बड़ा है। तो आज वो लोग भी आके वापस जबलपुर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पैसा कितना करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानती और मैं पैसे की कम बात करती हूँ क्योंकि मैं सरस्वती की उपासक हूँ, पर वो अपनी विद्या का, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल और इन्वेस्टमेंट इस शहर में करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ी में और हम और आप उन्हीं के सहयोग से जबलपुर में एक एक लीडर नहीं, हर एक इंसान लीडर होगा और वो इस शहर को स्वच्छ, सक्षम हर रूप में बनाने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपकी बात से निकल के आया है कि आपने कहा था कि
प्रेम हमें करना पड़ता है। जो बाहर से लौट के आ रहे हैं, या तो हम ये माने कि उनके अंदर प्रेम जागृत हुआ है, या हम ये माने कि विकास की परिकल्पना बदल रही है आदमी को। दोनों बातों में से हो सकता है, लगता है। बिल्कुल, देखिए हर पर्सपेक्टिव सही है। गीता ये बार बार कहती है कि कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है, पर इंटेंशन, यदि आपका इंटेंशन सही है कि यदि आप जबलपुर आ रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास जो भी पॉसिबल है, मैं देखिए बहुत से कारण होते हैं कि बच्चे बाहर से वापस आ रहे हैं, बट ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो आके कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। आर्थिक इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, पर उसके साथ इंटेंशन अच्छा रखें कि मैं किसी अपने हित के लिए मैं किसी को खराब, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ हो या इंसान हो, किसी को हर्ट नहीं करूँगा। या तो अच्छे इंसान का डेवलपमेंट इस जगह से, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मेरा मायका भोपाल का है और मैं कई बार कहते कहते कह भी देती हूँ कि मुझे जबलपुर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लोगों के साथ एक ऐसा, जैसे आपने कहा, प्रेम बन गया है। क्योंकि मुझे इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया गया, मैं जो भी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई एजुकेशन में, मुझे नहीं लगता था कि सिर्फ किताबें पढ़ा के हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। तो हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एक किस तरीके से एक रेस्टोरेंट की लाइफ होती है, कि वहाँ के जो वेटर्स होते हैं, वहाँ के जो गेट कीपर्स होते हैं, वहाँ वो किस तरीके का जीवन जीते हैं। यदि हमें कभी एक दिन ऐसी जिम्मेदारी मिले तो हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जब तक हम जीवन में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक ये सिर्फ बातें ही रहती हैं। और वो बहुत अच्छी कहा जाता है कि होता है वो बात कम करता है और अपनी इंटेलिजेंस को हमेशा अपने कर्मों के थ्रू दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में समय लगेगा, परंतु जबलपुर शहर ने मुझे बहुत ओपन आर्म से वेलकम किया और मेरी इस सोच को आगे बढ़ाया। और आज पेरेंट्स आके मुझे कई बार कहते हैं मेरे कि मैडम, ये बच्चा जब जाता है किसी इंडस्ट्री में, सीखता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये वापस आने के बाद जो बातें करता है बड़ी प्रैक्टिकल करता है, जो उनके जीवन व्यापन में काम आएंगी। ना कि ये टेक्स्ट बुक का कौन सा पन्ना, कौन सा चैप्टर, ये बहुत काम जीवन जीने में आता नहीं है एक्चुअल में। तो मुझे सपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर रियल लाइफ में जो नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है, ये हमें बच्चे को समझाना या आपस में समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी से मुझे लगता है कि विचार बदलते हैं, बच्चे को थिंकर बनाना है। तो हम जब सोचने का मौका नहीं देते तो वो उनको ऊपर थोप दिया जाता है कि अभी तुम्हें ये पढ़ना है। वो कहते हैं कि अरे यहाँ बहुत दबिश है, तो एक काम करेंगे, दिल्ली बॉम्बे पढ़ेंगे, वहाँ थोड़ा बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा। बेटर एनवायरनमेंट से उस समय बच्चे का तात्पर्य होता है आज़ादी मिलेगी। और आज़ादी जो शब्द है, इसको समझना अपने आप में एक उम्र में बड़ा कठिनाई है। सो यदि माता पिता और हम सब सोसाइटी में ऐसा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करें कि बच्चे के लिए जगह, आपस में ये जगह सेफ हो। जबलपुर एक ऐसा शहर होना चाहिए जहाँ सेफ्टी बच्चे की कंसर्न ना हो। जैसे शहर में, देश में कई शहर ऐसे हैं जहाँ पेरेंट्स अपनी लड़कियों को भेजते हैं, उनको लगता है अरे, तो उनमें से एक शहर होना चाहिए। जैसे जैसे हम इसमें प्रोग्रेस करेंगे, आप देखिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इस जगह आने लगेंगी, शिक्षा की क्वालिटी बेटर होने लगेगी। जैसे शिक्षा की क्वालिटी बेटर होगी और लोगों की क्वालिटी बेटर होती जाएगी, उनके जीवन व्यापन की क्वालिटी बेटर होगी, मुझे लगता है इंसान, शहर का उत्थान भी होगा और हम और आप भी बेटर फील करेंगे। हमारे साथ शरद चंद्र उपाध्याय हैं, उनका कोई सवाल है? पलक जी, अभी बड़े बेवाकी से आपने अपने विचार दिए। आप चूँकि शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई राजनीतिक दल यदि आपको भविष्य में कोई जिम्मेदारी देता है और आपको शिक्षा का एक्सपीरियंस है, तो वर्तमान शिक्षा पद्धति में आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? अभी NEP आ भी गया है। जी,
ये जो आपने प्रश्न पूछा ये मेरे जहन में बहुत समय से है कि मैं कैसे चेंजेस कर सकती हूँ। पिछले 8 साल से मैं NEP के हर पॉइंट पे काम कर रही हूँ जी। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकों को ट्रेनिंग सेशंस करवाना चाहूँगी। लेते जाइए। जी जी, मैं ट्रेनिंग सेशंस टीचर्स का करना चाहूँगी, क्योंकि एक शिक्षक जो है वो बच्चे की पूरी लाइफ बदल के रख सकता है। यदि मैं कभी सोचती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे मैं अलग अलग किताबें पढ़ने लगी, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने लगी, तो मुझे ये याद आता है कि मेरी एक टीचर ने मुझे कुछ पार्ट ऐसा समझाया था जिससे मुझे उससे प्रेम हो गया। और क्योंकि मुझे उससे प्रेम हो गया तो आज जब मेरे पास ऐसा नहीं होता है, कोई काम हो या नहीं हो, पर मैं अपने लिए वो समय निकालती हूँ और ये सोचती हूँ कि इस किताब को मैं जी कैसे सकती हूँ। सो मुझे लगता है कि यदि हर टीचर बच्चे को इस रूप से पढ़ाए, पर उसको पहले खुद पढ़ना होगा। देखिए, हम 21st सेंचुरी के बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, हम पुराने हो गए पर हमारा बच्चा नया है। तो इस बच्चे को समझाने के लिए हमें नई टेक्निक्स को समझना होगा। और देखिए, NEP या किसी भी डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत नहीं होगी यदि हमारे शिक्षक मुझे बहुत दुख होता है ये सुनते हुए और महसूस करते हुए भी कि शिक्षक जो है बाय चॉइस नहीं बनते हैं लोग आजकल। टाइम है तो बन जाते हैं, हमें सुबह 7 बजे से 2 बजे तक का टाइम है तो हमने सोच लिया टाइम पास कर लिया। हम एक जीवन बनाने जा रहे हैं, एक जीवन नहीं, आप सोचिए सैकड़ों जीवन हमसे ही हैं। तो यदि हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है शिक्षा देने की, तो हम कैसे सोचते हैं कि हमारे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा। मतलब हम पहले अपने हार्ड डिस्क भरें, फिर उसके बाद डिस्प्ले करें। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो जब हम इसके इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा टेक्स्ट बुक रेफरेंस हैं, एक शिक्षक में इतना ज्ञान होना चाहिए और इतनी टैक्टिक्स होनी चाहिए कि अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। आपको मेरे बोलने से समझ में आता है, पर आपको जब मैं डायग्राम बनाती हूँ या कोई प्रोजेक्ट बनवाती हूँ उससे आपको समझ में आता है। तो देखिए, क्लासरूम के अंदर पढ़ाई हमेशा नहीं होती है। पढ़ाई तो आज आप और हम यहाँ बैठ के भी कर रहे हैं। हम और आप जो विचार यहाँ रख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे जहन में कोई बातें बैठती जा रही हैं जो हम आज नहीं तो आने वाले 10 दिन 10 सालों में कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर कर लेंगे। सो मुझे लगता है कि शिक्षकों का स्तर उनकी नॉलेज के रूप में बेटर करना ज़रूरी होगा। और चाहे वो मुझे राजनीतिक दल ये अपॉर्चुनिटी दें या नहीं दें, मैं खुद ये प्रयास कर रही हूँ पिछले 8 सालों से, और इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ भी मैंने अनुभव की हैं। शुरुआत में मैं जब अपनी टीचर्स को रखती थी तो फिर थोड़ी मेहनत करानी पड़ती है। तो हम समझते हैं कि बच्चों की मेहनत है, सिर्फ बच्चों की मेहनत नहीं होती है, टीचर को बहुत बड़ा योगदान है हर बच्चे की पढ़ाई में। तो बहुत मेहनत हो जाती थी तो लोग छोड़ के चले जाते थे। पर आज वो दिन है जब लोग कहते हैं मुझे कि यहाँ कुछ अलग हो रहा है और हम यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। और मैं उनसे कहती भी हूँ, वो कहते हैं आप क्या क्वालिटीज़ देखते हैं टीचरों में? तो मैं कहती हूँ कि सिर्फ बच्चा अच्छा लगना चाहिए, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी, मैं सिखवा लूँगी। यदि बच्चा ही अच्छा नहीं लगता और आपको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता तो आपको शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कठिन जिम्मेदारी है। आप सोचिए कि घर में हमारे पास 1 या 2 बच्चे होते हैं और हमारे पास स्कूल में 5000 6000 बच्चे होते हैं, पर ये जिम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर होना बहुत आवश्यक है कि हम नेशन को बना रहे हैं, हमसे देश बनता है, हम ही बना रहे हैं, ये सब हम ही राष्ट्र बना रहे हैं। यदि हमने इसमें ढील छोड़ी तो हमारा भविष्य अंधकार में है, दूसरे का तो हम क्या ही सोचें। राजेश पाठक जी, बहुत दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैचारिक प्रश्नों के उत्तर आपने दिए, बहुत बहुत आभार। शिक्षा की बात चल रही थी और आपने अपनी वार्तालाप में एक महत्वपूर्ण बिंदु व्यक्त किया कि
मनुष्य को मनुष्य बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन वर्तमान शिक्षा जो चल रही है वो इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, साइंटिस्ट बनाना, आदि आदि, MBA कराना। तो क्या मनुष्य बनाने के लिए अध्यात्म का प्रयोग शिक्षा की प्रारंभिक स्थिति में किया जा सकता है, या इसका कितना महत्व है अध्यात्म का? एक बात। दूसरी बात ये कि हमने शिक्षक के ऊपर बहुत सारे दायित्व थोपे कि वो देश के भविष्य का बच्चों का निर्माण करते हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। क्या कभी शासन ने, प्रशासन ने, शिक्षा संचालकों ने ये अनुभव किया कि उनको 7,000, 8,000, 6,000, 5,000, 12,000 रुपये तनख्वाह देकर उनके जीवन का पूरा शोषण हम करते हैं और उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो सब कुछ दे दें? बिल्कुल। तो ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। इस पर आप जो आपने पहला प्रश्न पूछा है कि अध्यात्म का क्या रोल हो सकता है प्रारंभिक शिक्षा में, मैं ऐसा मानती हूँ कि प्रारंभिक शिक्षा में, प्रारंभिक ईयर्स में बच्चों का जो पालन होता है उसमें अध्यात्म का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए। यदि माता पिता का जुड़ाव अध्यात्म से है थोड़ा भी, देखिए कोई भी बहुत ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये इतना गहरा सब्जेक्ट है, पर अगर थोड़ा भी है तो बच्चे का रूप आपको अलग ही दिखेगा। कई बार ये एग्जाम्पल देती हूँ कि राम जैसा पुत्र चाहिए तो दशरथ जैसे पिता भी होने चाहिए। ठीक, तो क्योंकि मैं पेरेंटिंग पे बात करती हूँ इसलिए पेरेंट्स हमारे फर्स्ट शिक्षक होते हैं। घर से जब बच्चे का रुझान इस तरफ होता है तब एक टीचर को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता है अध्यात्म की ओर लेके जाने में। देखिए अध्यात्म को समझने के लिए हमें ये एक सिर्फ मेडिटेशन कर लेना अध्यात्म है ऐसा नहीं है। हमारी सोच को ठीक कर लेना और स्थायी रूप में चल पाना, सफलता और असफलता का हम पे इतना ज़्यादा प्रभाव ना होना अध्यात्म है मेरी नज़र में। क्योंकि हम बच्चों को दौड़ाने लगते हैं, फर्स्ट आना है और ये कंपटीशन में पार्ट, आप अक्सर देखेंगे स्कूल में इतने कंपटीशन कराए जाते हैं और उसमें माता पिता का योगदान और उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोच पे नहीं। परंतु जब हम बात करते हैं, मैंने अपने स्कूल में मैं किसी धर्म के ऊपर एक बात नहीं करती हूँ, पर मंत्रों का, और शायद मैं क्योंकि हिंदू परिवार में पली बड़ी हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा जानती हूँ। ऐसा एक बच्चों से बोला कि कुछ बताइए मुझे कि घर में जब पूजा करते हैं, सब अपने अपने रूप से पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं? तो उनमें से एक बच्चा उठा जो मात्र 5 से 6 वर्ष का था और उसने कहा कि मैं मंत्र बोलता हूँ। तो मैंने कहा कौन से मंत्र बोलते हैं? बोले महामृत्युंजय का मंत्र बोलता हूँ। मैंने कहा अच्छा बताओ बोल के। तो उन्होंने मुझे मंत्र बोल के बताया, मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा क्या आपको इसका मतलब पता है? तो आप बिलीव नहीं करेंगे 5 वर्ष के बच्चे ने मुझे क्या उत्तर दिया। उसने कहा जिस तरीके से ककड़ी या कद्दू की जो फैमिली होती है ना मैडम, वो अपने जहाँ से वो जुड़ी रहती है, उसका फल जुड़ा रहता है, उसको जितने प्यार से वो छोड़ देती है जब वो पक जाता है, तो पापा कहते हैं कि हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए या फिर हम जिसके लिए भी वो जाप कर रहे हैं कि उतने ही प्यार से आप या तो इनकी जीवन इनको दें और या फिर इनको मुक्ति दें ताकि इनका जीवन सार्थक हो। 5 साल के बच्चे ने जब ये बात कही तब मेरे जहन में इतने सारे प्रश्न आ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई उम्र नहीं होती है अध्यात्म की। इसलिए मैंने अपनी नई सीरीज़ की हाउ कैन भगवद गीता हेल्प इन पेरेंटिंग पे सोचा कि मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखिए, अगर कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही योगदान है शिक्षक के रूप में, तो इस चीज़ ने मुझे झंझोड़ के रख दिया कि यदि हम बच्चों को इन बारों में बात करने का मौका ही ना दें तो हमें ही नहीं पता कि हमारी किस चीज़ का क्या प्रभाव बच्चे पे हो रहा है। तो एक हाथ जोड़ के जब हम मंत्र बोलते हैं, बच्चा उससे क्या क्या निकाल लेता है ये आपको और हमें नहीं पता। और जब वो प्रश्न पूछता है ऐसा क्यों में सारा अध्यात्म
और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा, इसके बारे में मैं भी बहुत बार सोचती हूँ कि हमारे लिए शिक्षक का दर्जा क्या है। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि सरकार ने क्या सोचा। यदि हमने खुद अपने शिक्षकों को इतनी रिस्पेक्ट दी होती, उनका प्लेटफॉर्म यहाँ ना रख के यहाँ किया होता, तो आज इतना 10-12 हज़ार का स्ट्रगल होता ही नहीं। एक और चीज़ है, दोनों पहलू देखने होंगे। दूसरा पहलू ये है कि शिक्षकों ने अगर अपना स्तर वहाँ से यहाँ नहीं किया होता तो 10-12 हज़ार की कहानी नहीं होती। कहने का मतलब ये है, जिससे मैंने स्टार्ट किया था, कि टुडे वी डोंट बिकम टीचर्स बाय चॉइस, इट इज़ जस्ट बाय अ चांस। कि शिक्षक हम बाय चांस बन जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है। यदि शिक्षक अपने पर्पस के लिए बनेंगे, शिक्षा के उत्थान के लिए बनेंगे, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये होगी नहीं जिस पे हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास दोनों पहलू हैं। सरकार ने क्यों नहीं सोचा? इसलिए नहीं सोचा क्योंकि हमने वो लेवल क्रिएट नहीं किया। देखिए, ऐसी कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड एक कंट्री है जहाँ पे लाल बत्ती कह लें या VVIP जो टैग है वो सिर्फ शिक्षकों के पास है। हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वो स्तर नहीं रखा और हम उतना ऑनर दे ही नहीं पाते हैं। हम अपने ही बच्चों को देख लें आसपास कि कितने लोग ऐसे हैं आज भी जो अगर उनकी शिक्षक कहीं दिख जाते हैं तो वो कहते हैं कि पैर छू लीजिए जाके। वो स्कूल की बुराई या शिक्षक की बुराई बच्चों के साथ ही करते हैं। तुम्हारे स्कूल में तो ऐसा, तुम्हारी उस शिक्षक को कुछ नहीं आता। तो क्या है कि दोनों तरफ से कठिनाइयाँ हैं, पर हम और आप ही इसका सल्यूशन है और कोशिश कर भी रहे हैं स्तर बढ़ाने का। मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से हम सभी की बुद्धि रही और प्रयत्न रहे तो शिक्षा का लेवल संस्कारधानी का नाम ज़रूर रोशन करेगा। शिक्षा के लेवल की बात करें तो शिक्षक के लेवल पे कुछ, शिक्षक का लेवल तो ये सबसे, देखिए ये सब शिक्षक के लेवल पे ही डिपेंडेंट है कि बच्चों को सिर्फ वो टेक्स्ट बुक कन्वे कर देना है तो उसके लिए तो ट्रांसलेटर चाहिए, है ना। जो एक लैंग्वेज जानता वो किताब पढ़ेंगे और बच्चे को लैंग्वेज कन्वे कर देंगे। पर्पस ये नहीं है। पर्पस उस भावार्थ के बारे में है जो मैंने कहा, महामृत्युंजय के जाप के बारे में जो बच्चे को पता था, वो एजुकेशन है, वो शिक्षा है। यदि कोई शिक्षक उस भावार्थ को बच्चे को समझा सकता है और रियल लाइफ का कनेक्शन दे सकता है तो मुझे लगता है शिक्षा का स्तर और शिक्षक का स्तर बेहतर। नीलेश चौधरी हमारे PTA, तो उनका कोई सवाल है? एजुकेशन शहर को एजुकेशन हब बनाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हब बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हम बात करते जाएंगे, सबसे पहले तो देखिए हब मतलब होता है कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ जाएं। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो कॉरपोरेट हो जाए। यस, सो हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जो साधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको बेहतर करना, हब बनाना है, रादर दैन इनविटेशन दे देना और 5 लोगों को। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ और बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत दिल से मेहनत करती हूँ। मेरी एक एक किताब जो है स्कूल की, उसको डिज़ाइन करवाती हूँ कि कोविड के बाद बच्चों से किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। तो और बाकी जगहों पे देखती हूँ, पूछती हूँ किताबें कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं पब्लिशर आते हैं और वो बताते हैं इस पे इतना % मिलेगा और ऐसे ही होती है किताबें से। तो मुझे इन बातों से बहुत धक्का लगता है कि सरस्वती का ये बहुत बड़ा अपमान है। ये इसकी आप कल्पना कर भी नहीं सकते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन इंडस्ट्री में नॉलेज ही नहीं है लोगों को कि किताबें सिलेक्ट कैसे करी जाती हैं, क्योंकि कोई मापदंड नहीं है इसका। ऐसे 5 पब्लिशर्स आते हैं, 5 के इंडेक्स आप देखेंगे सब सेम है, बिल्कुल सब सेम है। अब इनकी किताब 200 रुपये की, इनकी 500 रुपये की, इनकी 800 रुपये की है। तो आपने कहा 800 रुपये वाले में इसमें ज़्यादा कमीशन है तो ये लगा देते हैं। पर मैं बहुत प्राउडली इस बात को कहती हूँ कि इन प्रैक्टिसेस को मैं अपने स्कूल में नहीं होने देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि बच्चा जब मुझे फ़ीस दे रहा है, चाहे वो मर्सिडीज़ में आए
चाहे वो साइकिल पे आए, मेरा दायित्व है कि उसकी एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके जीवन में उसको हेल्प करे। तो मैं एक एक किताब को खुद देख के और खुद करवाती हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही ये है शायद। तो इस प्रकार ज़रूर कर लेते हैं। टीचर भी संस्कारधानी की रहेंगी, तो काम टीचरों पे होना चाहिए, किताबों पे नहीं। करेक्ट। ट्रेनिंग्स टीचर्स की होनी चाहिए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं। क्या हम और आप ऐसे स्कूलों से नहीं पढ़े जहाँ का पेंट निकल जाता था और हिम्मत नहीं थी बल दें, तो और छड़ी भी मारते थे ना, तो हमारे मम्मी पापा कहते थे कि तुम ही ने कुछ गलती की होगी, तो हमारे मम्मी पापा लड़ने नहीं जाते थे। तो करेक्शन जहाँ होना है वो माता पिता के लेवल पे, शिक्षकों के लेवल पे, और पढ़ाई कैसे कराई जानी है उसकी ट्रेनिंग्स के लेवल पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरा बहुत ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं शोबिज़ में बहुत ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम कपड़े कुछ भी पहन ले, अगर अंदर इंसान ही खोखला है तो आप उससे क्या करवा लेंगे। तो मुझे मेरा ऐसी परिकल्पना है कि हर बच्चे में जो कैपेबिलिटी है उसको पहचानने के लिए मुझे किसी बड़े होटल की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज आप और हम कॉफ़ी हाउस में मिले हैं, हम मिल और भी कहीं सकते थे, और मुझे लगता है कि शहर में और भी जगहें अवेलेबल हैं और हम सब वहाँ पे भी बड़े आसानी से पहुँच सकते थे, और कॉफ़ी वहाँ भी। पर जो कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी में दम है वो कहीं नहीं है। तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशन है। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, उसके करंट लेवल आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। प्रोफेशनलिज्म नॉट इन पॉइंट ऑफ मॉनिटरिंग, मतलब एक स्टैंडर्ड की बात। देखिए, मैं शहर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। अगर मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ तो शहर प्रोग्रेस कर रहा है, यदि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो शहर प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोग्रेस हम किस रूप से देख रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करेगा। क्या बिल्डिंग नहीं बन पा रही, इसीलिए सफाई तो बेहतर हो रही है शायद। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी अच्छाइयाँ देखनी होंगी और बड़े के लिए हमें प्रयत्न करने होंगे। हम किसी पे क्यों ब्लेम करें, हम अपने आप में सक्षम हैं। जब हम सक्षम होते हैं तो हमें किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती है, पावर हमारे अंदर है। आइए, कहीं आपको सफाई ना दिख रही हो, एक फ़ोन कर दीजिएगा, हम सब मिलके कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है। हम जिस क्षेत्र की बात करें, मुझे तो अच्छा ही दिखता है, क्योंकि मैं अच्छा ही देखूंगी, ऐसा प्रण लिया है मैंने। सकारात्मक नजरिए की जी, और नहीं होगा तो उसको बेहतर करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। हमारे साथ डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस से राकेश मिश्रा है। आपने बहुत सारे विषयों पर बात की। सफलता इंफ्रास्ट्रक्चर को किनारे रखकर एक अच्छे इंसान, एक अच्छे भविष्य की बात है। लेकिन वर्तमान दौर जो चल रहा है वो चकाचौंध और चमक दमक का है। बगैर शोरूम के लोग सामान भी खरीदने नहीं जाते। चमक दमक होती है, वही लोग एजुकेशन भी खरीदने जाते हैं, पढ़ाने नहीं जाते। आपकी बात तो सुनते बिल्कुल। तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूलों की तुलना में छोटे छोटे स्कूलों में जो एक बच्चे के अंदर हीन भावना आती है, कॉम्प्लेक्स आता है, वो कहीं ना कहीं समाज को विकृति की ओर ले जाता है आगे चलकर। ये एक एजुकेशन संचालक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तब कहीं जाकर अच्छा इंसान बन सकता है। आपकी नज़र में आप इसे कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, एक अपने जो संस्थान हैं वो बहुत एवरेज फीस वाले हैं। दूसरा, बच्चा कहीं से भी पढ़े। मैंने बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ी हैं कि नाइट बल्ब की रोशनी में या स्ट्रीट लाइट की रोशनी में लोगों ने बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स और बहुत सफल जीवन व्यतीत कर पाए हैं, पोजीशनों पे पहुंच पाए हैं। बच्चे के अंदर ये भावना जो आती है वो क्यों आती है, इसको समझ लें। जी जी। क्योंकि हम एज अ पेरेंट क्या दिखाते हैं, अरे वो बड़े लोग हैं, उनके पास वो गाड़ी है। ये हमारे शब्द होते हैं, बच्चों के शब्द नहीं होते हैं। ये बच्चों को हम रियलाइज़ करवा देते हैं, तुम्हारे पापा ये नहीं है जो तुम्हें रोज़ नए कपड़े मिले, जबकि इसको बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। यदि मैं इस चीज़ को समझ जाऊं, देखिए, एक तो बहुत ही गंभीर बात है
यदि हम सब ये समझ जाएं, अगर हम पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कि हम जब जीवन में अपने बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं तो हम सब एक स्थायी सिचुएशन में ही आने वाले हैं, है ना। ऐसा नहीं होने वाला है कि किसी के पास बहुत पैसा है तो उनका अंत ही नहीं होगा। हम सब एक ही गति की तरफ जा रहे हैं। सिमिलर एजुकेशन की जो आपने बोला ना, बिल्कुल जवाब वही नहीं है। मेरी बात ये है कि आपने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स नहीं चाहता, फीस इतनी अधिक होती है। अब हर स्कूल में हॉर्स राइडिंग नहीं है, हर स्कूल में स्पोर्ट्स के बेहतर सिस्टम्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चा अबोध होता है, कोमलमन होता है। ये टीच कैसे कर सकते, टीचर की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, यदि बच्चे एक ही स्कूल में आ रहे हैं, है ना, उस जगह जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी वो तो उनको प्राप्त हो ही रही होंगी। मैं अगर लिटिल किंगडम की टीचर हूँ तो मैं डीपीएस के बच्चों से मेरा वार्तालाप नहीं होता है। तो ये जो आप कॉन्टेक्स्ट जो रख रहे थे, मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो तरीका ये है कि हम सब अपने दृष्टिकोण को बदल लें कि चकाचौंध की तरफ नहीं, हमें बिल्कुल रियलिटी में जीना है ना, पर ऐसा हो नहीं पाता है। स्कूल की बात करें, यदि हम एक पर्टिकुलर स्कूल की बात करते हैं तो टीचर्स चकाचौंध की ओर, जितना मुझे ज्ञान है, टीचर ऐसा नहीं कहती है कि उस स्कूल में हॉर्स राइडिंग है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि यदि कोई टीचर किसी स्कूल में 4 बच्चे हैं तो उनमें से 2 हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं और तीसरे को, क्योंकि उसकी अलग फीस लग रही है, उससे वंचित रखा जाए, वो एक रूप ज़रूर हो सकता है। उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि काबिलियत के बल पे चीज़ें होनी चाहिए। यदि बच्चे में क्षमता है, ऐसा हम लोग भी करते हैं और बहुत से स्कूल्स करते हैं, यदि बच्चे में कैपेबिलिटी है तो बच्चे को उस जगह बढ़ावा दिया जाता है। हीन भावना जो है ना, ये परिवार और सोसाइटी से आती है। टीचर से पास ऑन होना इसका मुश्किल है, क्योंकि टीचर के पास स्कूल में इतने सारे दायित्व हैं कि वो हीन भावना के बारे में बात नहीं कर पाती हैं। उनके पास बहुत स्टिपुलेटेड टाइम होता है, उसमें उनको अपना कोर्स कंप्लीट कराना है और कॉपी भी चेक करनी है और एग्ज़ाम भी लेना है। वो यहाँ तक और रियलिटी से कनेक्ट कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। पर मुझे लगता है कि ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो सल्यूशन है वो घर से चालू होता है, और यहाँ पे हमें बच्चे को ये बताना ज़रूरी होगा कि तुम अपने आप में सारी चीज़ों को प्राप्त करने की काबिलियत रखते हो। आज नहीं है, इसका बिल्कुल हम मानते हैं कि तुम्हारे पास आज नहीं है, पर कल नहीं होगा ऐसा नहीं है। तुम इसकी ओर मेहनत करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे और तुम्हें ये ज़रूर प्राप्त होगा, चाहे वो चकाचौंध ही क्यों ना हो। देखिए, हर बच्चे को नहीं, हम सबको भी लुभाती हैं, ये हम अंदर ही अंदर और कैमरा के सामने कह सकते हैं, पर सत्य ये है कि हम सब भी चाहते यही हैं, है ना। आज अगर कह दिया जाए कि मैडम आज आपको हम वो वहाँ पार्टी दे रहे हैं, चलिए, तो हम कहेंगे अरे वहाँ फ़ोटो भी खिंचवाएंगे और फेसबुक पे डालेंगे भी। परंतु सत्य ये है कि, और इसमें मुझे लगता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर हमारे पास उस प्रकार के साधन होते हैं तो हम उस लेवल पे जाते भी हैं। तो बिल्कुल ये भावनाओं के लिए सपोर्ट में बात करनी चाहिए। मेरा लास्ट सवाल, आप शिक्षा बोर्ड हैं, संस्कारधानी से जुड़ी हैं, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी? पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, लोग हमारे मंच पर आके शिक्षा को सुधारने की बात बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन आप एक टीचर हैं, आपकी भी एक आह निकलती होगी कि बेहतर शिक्षा हम शहर को दें। कोई एक ऐसी जो आपके मन में हो? देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि एक्सपर्ट को एक्सपर्ट का काम करने देना चाहिए। यदि आज मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं फिजिशियन के पास नहीं जाऊँगी, मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाऊँगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, पॉलिटिकली बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारियां होती हैं लोगों पे। परंतु कोशिश ये करें कि एक्सपर्ट्स के सहारे कोई डिसीजंस लिए जाएं, क्योंकि उनको थोड़ा नॉलेज होता है। यदि आप आज मेरे से कहेंगे कि मैडम न्यूज़पेपर के बारे में या चैनल के बारे में, हमें चैनल कैसे चलाना है या उसमें क्या न्यूज़ आएगी, आप मेरे, तो मैं कहूँगी कि सर माफ़ करिएगा, मैं शिक्षा के बारे में बता सकती हूँ, चैनल के बारे में या पेपर के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। पर समझ लेना कि हम क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं,
तो हमें सभी प्रकार की नॉलेज है, ये शायद ठीक नहीं होगा। और एक्सपर्ट्स की नॉलेज के सहयोग से जनप्रतिनिधि को डिसीजंस लेने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमारे पास इस मंच पर बहुत सारे लोग आए थे और एक सीनियर एडवोकेट भी आए थे सुप्रीम कोर्ट के। जी। उन्होंने कहा था कि मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की कमी हो गई, हमने हटा दिया है। तो इस दौर में कितनी आवश्यकता है, आपको अवसर मिला तो क्या आप शामिल कर पाएंगे उसको? देखिए मॉरल मैं ऐसा, देखिए ये कहना बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर फिर भी आपके माध्यम से ज़रूर बोलूँगी। मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ, नर्सरी से लेकर 12वीं तक रोज मॉरल साइंस, हर साल मॉरल साइंस की किताब पढ़ी है। पर नैतिकता जो है वो सिखाना किसी बुक के बस की बात नहीं। नैतिकता सिखाना फैमिली, शिक्षक, स्कूल और सोसाइटी, इनसे आती है। तो बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और हम कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कल परसों ही कहीं बात हो रही थी कि डिबेट कंपटीशन है, तो मैंने कहा डिबेट कंपटीशन क्यों कराए जाते हैं, इसका अगर हम महत्व समझ जाएं तो हम बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे। इसलिए कराई जाती है कि कभी आपके और मेरे विचारों में मतभेद हो सकता है, पर अपनी बात को किस प्रकार से रखना है मुझे ये आना चाहिए। ये सिखाने के लिए डिबेट कंपटीशन कराए जाते हैं, ये मैं समझती हूँ। पर हम करते क्या है, बच्चे को फर्स्ट आना है, वो 1000 रुपये मिलने चाहिए, वो 2000 रुपये मिलने चाहिए। क्या उस 1000 रुपये से मेरे बच्चे का जीवन चेंज होगा? नहीं होगा। तो हर चीज़ को पैसे से जोड़ देने के कारण मॉरल वैल्यूज़ कह लीजिए या इनमें थोड़ी कमी आ गई है, पर फिर भी बहुत सकारात्मक सोच है। और मुझे लगता है कि अगर मैं ठीक होंगी तो मेरे से जुड़े 4 लोगों को और बता पाऊंगी, और ऐसे ही हमारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी और हम नैतिकता की ओर चलेंगे। गीता की आपने बात की, एक महाभारत का एक प्रसंग आप बता दीजिए कि कैसे व्यक्तित्व का विकास हो बच्चों का, जिसमें आप बात करते हैं। मेरा नेक्स्ट एपिसोड मैं बना ही रही हूँ कि कर्म और अकर्म की बात कर रही हूँ उसमें। तो जनरली जब किसी से पूछती हूँ कि गीता का कुछ एक बताइए कि क्या प्रीचिंग है, तो वो कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। पर मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो ये कहता है कि ऐसा नहीं कहती है गीता, ये समझने का फेर है। गीता कहती है कि आपका पूर्ण फोकस जो है वो अपने जो ध्येय रखा है उस पे होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन मत करिए क्या मुझे मिलेगा, अगर मैं ऐसा करूँगी तो क्या ऐसा होगा। तो हर वक्त मांगने की बात मत करिए। और देखिए हमारे घर के बड़े भी कहते आए हैं, हाथ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, है ना। मैं बात कर रहा था कि दुर्योधन और अर्जुन की जो बात है कृष्ण के समान, उससे कैसे आप? हाँ, वो भी एक बहुत नैतिकता की हमने बात कही। तो नैतिकता जो होती है वो हमारे बिहेवियर में हम अटेन कर लेते हैं। तो मैंने एक एपिसोड में बताया था कि हमारा बिहेवियर कैसे रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे अंदर क्या है। महाभारत के युद्ध से जस्ट पहले दुर्योधन और अर्जुन ने सोचा कि वो मदद मांगने जाते हैं श्री कृष्ण के पास। तो दुर्योधन जो होते हैं वो श्री कृष्ण के सर के पास बैठते हैं और अर्जुन जो होते हैं वो उनके पाँव के पास बैठते हैं। तो ये दर्शाता है कि दुर्योधन के अंदर बहुत अहम था, मैं था, और क्योंकि अर्जुन में बहुत विनम्रता थी इसलिए वो उनके चरणों के पास बैठे। और जैसे ही वो उठते हैं तो वो सबसे पहले अर्जुन को देख पाते हैं और पहला मौका मदद मांगने का वो अवसर जो है वो अर्जुन को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विनम्रता होती है। तो ऐसा ना सोचें कि हम जो ये छोटे छोटे एट्रीब्यूट से हम पैर के पास बैठ जाएं तो हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। या बहुत बड़ी चीज़ हो, बहुत महंगी चीज़ हो तो बहुत अच्छी है। दुर्योधन ने तो चुनाव ही नारायणी सेना का किया था, बहुत बड़ी थी, और फिर भी देखिए जो जीत हुई वो सिर्फ एक इंसान से ही हो गई। तो ये सब पर्सपेक्टिव हैं लाइफ को देखने के, और मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से
ही हम बच्चे का व्यक्तित्व और खुद के व्यक्तित्व को तराश सकते हैं। कॉफ़ी हाउस विचार मंच पर कार्यक्रम चर्चा चौक पर आज बहुत सार्थक चर्चा हुई। शिक्षा, शहर और संस्कार, इस पर बात करी है। हमारे साथ पलक तिवारी गायकवाड़ जी थी और निश्चित रूप से उम्मीद यही है कि जब बच्चों में शिक्षा और संस्कार के बीज होंगे तो हमारा शहर भी समृद्ध होगा, समाज भी और राष्ट्र का बेहतर निर्माण होगा। वर्तमान में आवश्यकता भी है सुसंस्कृत समाज की। इन सब बातें हम कर रहे थे, लेकिन शहर की तरफ से एक बात यह है कि शायद वो शहर भी सोचता है कि मत पूछो क्या सोच रहा हूँ, खुद मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ। एक बार फिर हम अगले हफ्ते नई शख्सियत से मुलाकात होगी, संस्कार धानी पे बहुत बात होगी। 2 मिनट और हम चाहेंगे पलक तिवारी जी का कि वो हमारे साथ हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बेहतरीन, ये सब लाइव है, अभी भी लाइव है। बहुत ही सार्थक प्रश्नोत्तरी और जितने प्रश्न तार्किकता से उत्तर। अच्छा देखो, एक बात ये बताओ, आपका कॉन्फिडेंस प्रबल रहा या मेरा? नहीं, आपका था इसीलिए मेरा हो पाया। देखिए, मैं आप लोगों को गुरुजन के उसमें रखती हूँ, और यदि गुरु का थॉट है ना कि मेरा बच्चा कर जाएगा या मेरा, मुझे तो कॉन्फिडेंस था। मैंने कल रात तक भी आपसे बोला कुछ नहीं, आप आ जाओ, आपके पास बहुत है। चलिए, बहुत स्वागत है, हृदय से स्वागत है। आप पूरी तरह सफल रहे इस परिप्रेक्ष्य में। राजेश मिश्रा जी हैं और हाँ, हृदय से शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल, आइए। एक हम सब लोगों की तरफ से छोटा सा अरे वाह, स्मृति प्रतीक। आओ राकेश, पहुँचो, आओ। तो ये हम सब लोग चाहते हैं कि शहर बेहतर हो, बेहतर विकास हो। नहीं, हम सब मिलके शहर को बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल, स्वच्छता, पर्यावरण, जल, सब पर बात हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से अभिनंदन। नए वर्ष में नई चर्चा होगी, नए सिद्धांत बात हुई। एपिसोड चल रहे हैं लगातार, हम लोग और कई चैनल उस समय लाइव करेंगे। हमारा चैनल भी करेगा। अच्छा, चर्चा चौक के विशेष कार्यक्रम कॉफ़ी हाउस विचार मंच के इस अंक का हम फिलहाल समापन करते हैं। बहुत सारी बातें हुई शिक्षा पर कि अगर हम बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को देंगे तो बेहतर भविष्य हमें मिलेगा। हमारे साथी शिक्षाविद पलक तिवारी गायकवाड़। फिर अगले शनिवार को नई शख्सियत से मुलाकात होगी कॉफ़ी हाउस विचार मंच पर। तब तक के लिए नमस्कार। थोड़ा दूर हो जाओ। नहीं, रिकॉर्ड कर लेना। इन लोगों को रिकॉर्ड कर लेना। देखो, वही रखना। अभी इनको अल्लाह चल रहे हैं, जब लिखेंगे तो अभी रुक जाओ, जब इनको बात कर लेते पहले। आज के कार्यक्रम जो वहाँ महसूस हुआ तो सब लोग हैं कॉफ़ी हाउस विचार आओ, ठीक है। जो लगा, जो महसूस हुआ बताएं।